viewers, and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone, I hope you all are good and you're having a good day. And I'm here with the lecture 9, that is your MCQs on ozone layer and greenhouse effect. Okay, so please take out your registers, or you can have a live chat with me. You can give your answers on your live chat, right? And just tell your answers. You may get to know a new questions as well as the questions you already know, right? So let's start with your MCQs. Your first question is, in stratosphere, which of the following element act as a catalyst in degradation of ozone and release of molecular oxygen? So, A carbon, B chlorine, C oxygen, या D iron. Fe means iron, right? So what is your answer? इन स्ट्रैटोस्फीयर ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डिग्रेडेशन की तरह, मतलब वो उसकी वजह से फर्दर जो होती है आपकी ओजोन लेयर है वो डिग्रेड होती है और प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो कौन है? So your correct answer is B chlorine. What is your correct answer? B chlorine, right? अब बेसिकली क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है? जो क्लोरीन होता है ना, ठीक है, वो क्या करेगा, ओजोन लेयर के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और फॉर्म करता है हाइपोक्लोराइड. जब क्लोरीन और ऑक्सीजन इसका एक मॉलिक्यूल जो है O3 का वो कंबाइन करके बनाता है हाइपोक्लोराइड. ClO क्या होता है तुम्हारा? हाइपोक्लोराइड, ठीक है. अब ये जो तुम्हारा हाइपोक्लोराइड है ये कंबाइन करता है दोबारा ओजोन के साथ और रिलीज करता है एक क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, राइट. अब ये जो क्लोरीन होता है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, बेसिकली कौन सा एलिमेंट है, और यही जो क्लोरीन है, ठीक है, यही जो क्लोरीन है तुम्हारा डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, ओजोन लेयर की डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है. अब देखो, अब होता क्या है, बेसिकली जो ओजोन लेयर होती है जो स्ट्रैटोस्फीयर में, एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, ठीक है, फॉर योर प्रोडक्शन एज वेल एज डिग्रेडेशन के लिए में बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है इन द स्ट्रैटोस्फीयर, ठीक है. नाउ अब क्या होता है, अब ये बैलेंस जो होता है ये कौन डिस्टर्ब कर देता है, इसको तोड़ता कौन है? वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो तुम्हारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, ठीक है. ये क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं. अब ये क्या होते हैं, जो तुम्हारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं, ठीक है, अब ये जब तुम्हारे लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, ठीक है, से ना ये क्या करते हैं, ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, मतलब तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर से ये क्या करेंगे, आगे स्ट्रैटोस्फेयर की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है. अब जब ये ऊपर जाते हैं और जब ये स्ट्रैटोस्फेयर में पहुंचता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, तो इस पे क्या होती है, यूवी रेज होती हैं. तो यूवी रेज क्या करती हैं, इस पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे एक्ट कर देती हैं, ठीक है, और क्या रिलीज करती हैं, क्लोरीन एटम. इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन एटम रिलीज होता है जो डिग्रेड कर देता है ओजोन लेयर को जो स्ट्रैटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और रिलीज करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, ठीक है. तो मैंने ये बताया कि जो तुम्हारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होता है, राइट. अब ये क्या करता है, जब ये क्या करता है, यही तुम्हारी ओजोन डिग्रेडेशन कॉज करता है, ठीक है. अब जब ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा तो ये क्या करता है, तुम्हारे स्ट्रैटोस्फेयर में चला जाता है. तुम कहाँ हो, ट्रोपोस्फेयर में हो, ठीक है. तो ये स्ट्रैटोस्फेयर की तरफ जाता है तो वहाँ की ओजोन लेयर को ये डिस्टर्ब करता है, मतलब उसको खराब करेगा. तो क्या होता है, जब ये CFC ये स्ट्रैटोस्फेयर में पहुँचता है तो इस पे यूवी रेज जो होती हैं एक्ट करती हैं, और जब ये एक्ट करती हैं तो क्या होता है,
क्लोरीन एटम रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फर्दर ऑक्सीजन में रिलीज हो जाता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी फर्दर रिलीज करेगा, ठीक है, समझ गए। चले, बी इज योर करेक्ट आंसर। द यूएन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2000 वाज हेल्ड इन, प्लीज क्वेश्चन पढ़ना। हर साल क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कोई एक साल ना यूएन कॉन्फ्रेंसेस टेक प्लेस हुई हैं, पर इन पर्टिकुलर हम 2011 की बात कर रहे हैं। तो कहाँ हुई थी, कतार में, बी पोलैंड में, सी साउथ अफ्रीका में, या डी पेरू में? कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी तुम्हारी कॉन्फ्रेंस। आई होप यू आर गिविंग योर आंसर्स। तुम्हारी कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुई थी? इन साउथ अफ्रीका, इन डर्बन, साउथ अफ्रीका में टेक प्लेस हुई थी 28 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, ठीक है। और ये किसके लिए हुई थी? लिमिट करना तुम्हारा कार्बन एमिशन, जो कार्बन रिलीज हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए ये बेसिकली तुम्हारी कॉन्फ्रेंस या क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस की थी। यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। किसको लिमिट करना? कार्बन एमिशन को। तो आई होप यू गेट योर आंसर। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। Which of the following is not the consequence of ozone layer depletion? कौन सा है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन नहीं कॉज करता है, ठीक है। Which of the following is not a consequence of A, increased UV rays, B, malignant melanoma, C, cyanobacteria, या D, tides? So what is your correct answer? Your correct answer is D, tides. जो टाइड्स होती हैं बेसिकली, ओजोन तो कहाँ होता है? ओजोन लेयर तुम्हारी स्काई में होती है, टाइड्स कहाँ होते हैं? तुम्हारे ओशन में। तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है उससे, तो ये कॉन्सिक्वेंस हो ही नहीं सकता। जबकि यूवी रेज इंक्रीज हो तो ओजोन लेयर को इफेक्ट करती हैं। मेलिग्नेंट मिलानोमा क्या है? तुम्हारा स्किन कैंसर है, ठीक है, ये तुम्हारी स्किन को इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली ओजोन लेयर डिप्लेशन जो है वो भी तुम्हारी स्किन को इफेक्ट करता है, राइट। देन साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं टू द यूवी रेडिएशंस, और ये इफेक्ट करेंगे अगर ये रेडिएशंस इंक्रीज हो जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें इफेक्ट कर रही हैं, दे आर रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन, बट नॉट द टाइड्स, क्योंकि टाइड्स तो ओशन में टेक प्लेस करती हैं, उसका स्काई से कोई लेना देना नहीं है। एक हवा की बात हो रही है और एक पानी की बात हो रही है। तो ये अभी ओजोन जो लेयर है वो तो हवा में है, इट्स इन एटमॉस्फेयर, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सो डी, टाइड इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, क्यों रिक्वायर्ड है ओजोन लेयर जो होती है? It prevents entry of UV rays, prevents entry of X-rays, maintains level of oxygen on Earth, या prevent करता है acid rain on Earth. Ozone layer का main function क्या है? It's really very easy, you should know it. ये prevent करता है entry of UV rays को नहीं आने देता. So A is your correct answer. Let's move on to your next question. During the past century, the temperature of Earth has increased by A, 15 degrees Celsius, B, 33 degrees Celsius, C, 0.6 degrees Celsius, or D is your 1.6 degrees Celsius. So what is the correct answer? Your correct answer is C, that is 0.6 डिग्री सेल्सियस। जब भी तुम्हारा अगर टेम्परेचर राइज होगा, ऑब्वियसली इसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट हो सकता है? आइस मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। आपने सुना होगा, हम कहते हैं पहाड़ों में इन द हिमालयन पीक्स जो है, तुम्हारे हिमालयन स्नो कैप्स हैं, इनमें जो है आइस जो है वो गलना शुरू हो गया। हम कहते हैं इट इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम रटते रहते हैं। क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि टेम्परेचर जो है अर्थ का मतलब इंक्रीज हो रहा है, राइट।
So C is your correct answer. Now let's move on. Snow blindness is caused by A. UVB rays, C. Global warming, A. UVB rays, B. Global warming, C. Radioactive pollution, or D is your deforestation. So what is your correct answer? Your correct answer is A. UVB rays, right? तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या है? A. UVB rays. ठीक है. ठीक है. अब जो स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसका दूसरा नाम जो तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिकली ये तुम्हारी जो यूवी रेज हैं ये तुम्हारी डैमेज करती हैं आईज को. ठीक है, उसको स्नो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है. ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, इसका स्नो ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो किराटाइटिस. ठीक है, ये भी कहा जाता है. ठीक है, ये क्या होती है? एक पेनफुल आई कंडीशन होती है, या इसको आर्क आई भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? आर्क आई. ये 3 नाम है, तुम्हें पता होने चाहिए, इसलिए बता रही हूँ. स्नो ब्लाइंडनेस को फोटो किराटाइटिस भी कहा जाता है, आर्क आई भी कहा जाता है. और इसमें क्या हो जाती है कि जो तुम्हारी आंखें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? यूवी रेस की वजह से डैमेज हो जाती है. मतलब ये ओवर एक्सपोजर हो जाता है तुम्हारा यूवी रेस का ओवर एक्सपोजर टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों पे इफेक्ट करता है, और जो पेनफुल आई कंडीशन हो जाती है, मतलब तुम्हारी आंखों में पेन टेक प्लेस करेगी, राइट? तो ये उसकी वजह से टेक प्लेस करती है. ठीक है. नाउ let's move on to next question. Which of the following pair does not represent greenhouse gases? So A. Carbon dioxide and methane, B. Methane and nitrogen dioxide, C. Ozone and sulfur dioxide, and D. Nitrogen oxide and chlorofluorocarbons. कौन सी ऐसा पेयर है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं रिप्रेजेंट करती? आई होप ये सबको पता होना चाहिए. कौन सी है? Ozone and sulfur dioxide. So C is your correct answer. चले next. Now recognizing the deleterious effect of ozone depletion, एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई है, या इंटरनेशनल ट्रीटी थी, उसको क्या कहा गया था? नोन एज डैश, was signed at डैश. कहाँ साइन हुई थी? A. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा, B. Kyoto Protocol, Japan, C. Earth Summit, Brazil, D. World Summit, South Africa. So what is your answer? एक जो तुम्हारी ओजोन डिप्लेशन के रिलेटेड एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी, वो कहाँ हुई थी और उसको क्या कहा जाता है? सो योर करेक्ट आंसर इज ए. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कनाडा. ठीक है, ये साइन हुई थी तुम्हारी 1987 में. कब? 1987 में तुम्हारी साइन हुई थी. ये किसके लिए हुई थी? कि हमारा मेन मकसद जो था इसमें था कि हमें स्टॉप करनी है क्या? प्रोडक्शन. स्टॉप करनी है प्रोडक्शन और जो इंपोर्ट हो रहा है सामान, जो ओजोन लेयर बनाने के लिए जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, या जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन के लिए, जो बनाने के लिए, या जो इंपोर्ट किया जाता है, उसको कम करना है. ठीक है, कि हम प्रोटेक्ट कर सकें अर्थ ओजोन लेयर को. किसको प्रोटेक्ट कर सकें? अर्थ ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये एक्ट पास किया था, राइट? समझ आ गया? देखो, अब ना क्योटो में भी हुआ था, जो प्रोटोकॉल जापान का था, इसका काम था, ये साइन हुआ था बेसिकली 1997 में, और इसका काम था कि रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ये बेसिकली साइन किया गया था. ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, जो तुम्हारा अर्थ समिट है और वर्ल्ड समिट एक ही है, और ये ब्राज़ील में हुआ था, ये है ही नहीं है. अर्थ वर्ल्ड समिट कहीं साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था. इसमें ये जो हुआ था बेसिकली, यहाँ पे क्या हुआ था? ये प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी.
ठीक है, समझ गए? लेट्स मूव ऑन. व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड? कब डिस्कवर हुआ था? इन 1980s. अब 80s की बात हो रही है तो 81 से लेके 89 तक हो सकता है, एनी नंबर. 1950s, 1970s और 1990s. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? सो तुम्हारा करेक्ट आंसर है इट ईयर 1980s में हुआ था. बेसिकली जो ओजोन होल फर्स्ट डिस्कवर हुई थी वो डिस्कवर हुई थी 16 मई को 1985 में. और कहाँ हुई थी? इन एंटार्क्टिका. ठीक है, 1985 में ऑन 16 में एंटार्क्टिका में एक फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर हुआ था. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. डन. So good zone and bad zone are formed respectively in A. troposphere and stratosphere, B. stratosphere and troposphere, C. stratosphere and mesosphere, or D. stratosphere and exosphere. So what is your correct answer? तो तुम्हारी गुड जोन कहाँ फॉर्म होती है? तुम्हारी गुड जोन फॉर्म होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और बैड जोन कहाँ बनती है? ट्रोपोस्फेयर में. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. राइट, लेट्स मूव ऑन. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी बार रिपीट हो चुका है. एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट. Pollution of the environment by. So acid rain किसकी वजह से होती है? दो गैसेस हैं, किसकी वजह से तुम्हारी पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट टेक प्लेस करती है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए. कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी. ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और डी. नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. So what is your correct answer? Your correct answer is D. नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर योर एसिड रेन. राइट, हमने ये चीज पढ़ ली हुई है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसेज आर रिलीज फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैसेस रिलीज होती हैं? ए. इंडिया, बी. यूएसए, सी. फ्रांस, डी. ब्रिटेन. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज बी. यूएसए. ठीक है, यूएसए से सबसे ज्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन टेक प्लेस करता है. ये 2000 की स्टडी है, उसमें देखा गया था कि यूएसए में सबसे ज़्यादा हुआ था, फॉलोड बाय चाइना. अगर ऐसा होता, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लिखना होता है. अगर तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दैट इज यूएसए एंड चाइना, सो यो आपका फर्स्ट ऑप्शन यूएसए होगा. पर अगर इन केस यूएसए नहीं दिया होगा तो योर सेकंड मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? दैट विल बी योर चाइना. यूएसए के बाद चाइना कंट्री है जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस जो है मैक्सिमम रिलीज होती हैं. राइट, सो अभी के लिए जो है बी इज योर करेक्ट आंसर. जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था अभी हमने डिस्कस किया है, वो किसके रिलेटेड था? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या फूड सिक्योरिटी के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो अर्थ समिट था. जो अर्थ समिट वो वर्ल्ड समिट था, जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करना था प्लैनेट के लिए, सस्टेन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो उसके लिए था. राइट, तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया. मॉन्ट्रियल किसके लिए हुआ था? ओजोन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए? So it was for your ozone layer depletion. B is your correct answer. Next, the zone of atmosphere in which the ozone layer is present is called as. क्या कहा जाता है? A. ionosphere, B. mesosphere, C. stratosphere, या D. troposphere.
What is your correct answer? Your correct answer is C, stratosphere. जो तुम्हारी ओजोन लेयर है 90% जो ओजोन प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन स्ट्राटोस्फेयर. कहाँ प्रेजेंट होता है? तुम्हारे स्ट्राटोस्फेयर में 90% जो होता है ओजोन प्रेजेंट होता है. राइट? सो सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चले. Which important greenhouse gas other than methane is being produced from the agricultural fields? कौन सी है ग्रीन हाउस गैस? मिथेन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, उसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड से और कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है? ए अमोनिया, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी अर्सीन और डी सल्फर डाइऑक्साइड. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? जो दूसरी गैस प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड इज बी नाइट्रस ऑक्साइड. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? बी नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, चले नेक्स्ट. किसने डिस्कवर किया था ओजोन लेयर? ओजोन लेयर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. किसने डिस्कवर किया है? ये क्वेश्चन पता होना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट. A. Henry Buson and Charles Fabry. B. Carl Sagan and Charles Fabry. C. GMB Dobson. D. Carl Sagan and GMB Dobson. So what is your correct answer? I hope you are getting your answers and you are writing it right now. And please also comment in the live chat box. आप लाइव चैट बॉक्स पे भी कमेंट आउट करें इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और प्लीज गिव योर आंसर्स. अगर तुम्हारा तुक्का ही सही एटलीस्ट गिव इट एंड प्लीज अपनी कॉपीज पे आंसर्स लिखते रहें. ओके? और अदरवाइज जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एटलीस्ट. मेरे बोलने से पहले जस्ट पॉज योर वीडियो राइट और खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो इफ यू नो इट. शायद तुम्हें खुद ही पता हो. ठीक है? और राइट योर आंसर्स. यू शुड नो दिस. सो किसने किया था? हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फेब्री ने ओजोन लेयर डिस्कवर की थी. कब की थी? अगर आ जाए तो कब की थी? 1913 में डिस्कवर किया गया था. ठीक है, ये पता होना चाहिए. चले नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही ना हो अर्थ एटमॉस्फेयर में? सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस? वुड बी ए हायर देन द प्रेजेंट, बी डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, सी सेम एज प्रेजेंट और डी लेस देन द प्रेजेंट. सो क्या हो जाएगा अगर वो कह रहे हैं कि तुम्हारी अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अगर जो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही नहीं है तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा अर्थ का? वो ज़्यादा होगा. मतलब जो तुम्हारा अभी नॉर्मल होता है उससे ज़्यादा होगा या सेम होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब अभी अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल दें तो अगर आज 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 रहेगा या 30 से ज़्यादा हो जाएगा. हाँ, या ऑक्सीजन के डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन है. ठीक है, या कम हो जाएगा. तो क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाए अर्थ एटमॉस्फेयर? सो करेक्ट आंसर इज डी. तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो तुम्हारा टेम्परेचर जो है ना वो तुम्हारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ है वो फ्रोजन हो जाएगा, जम जाएगा. मतलब तुम्हारा जो टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस पे चला जा सकता है. समझ रहे हो? मतलब वहां पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी रिलेटेड टू -18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सॉरी, राइट. अब बेसिकली क्या होता है, जो जब तुम्हारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बाकी के, ठीक है, अब वो क्या करते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ये इकट्ठे हो गए, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, पॉल्यूटेंट्स भी हो गए। तो ये क्या करते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो तुम्हारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये कलेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। ठीक है, फिर ये क्या करता है, ये तुम्हारे जो इंक्रीज करता है टेम्परेचर, जब ये तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ही नहीं होगा एटमॉस्फेयर में तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, अगर तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड था तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। हमें देखो हमेशा जो होता है ना, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, ज़्यादा एक्सेस में भी अच्छा नहीं होता और कम होने से भी नुकसान है। सो देयर हैज़ टू बी मेंटेन्ड बैलेंस, राइट। इतना ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली पोल्यूशन क्रिएट करेगा। एक नॉर्मल वैल्यूज होती हैं जो मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो लेस देन द प्रेजेंट, डी इज योर करेक्ट आंसर। जो तुम्हारा सुपरसोनिक जेट्स हैं, दे कॉज पोल्यूशन बाय द थिनिंग ऑफ ऑक्सीजन लेयर, बी ओजोन लेयर, सी कार्बन डाइऑक्साइड लेयर और डी सल्फर डाइऑक्साइड लेयर। सुपरसोनिक जो जेट्स हैं वो कॉज करते हैं तुम्हारी पोल्यूशन की। थिनिंग ऑफ किसकी हो जाती है, थिनिंग इट इज कॉज्ड बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिनिंग टेक प्लेस करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करेगा, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करता है जो कार्बन पोल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, चलें आगे, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन होल कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी इंडिया, डी एंटार्क्टिका। आई होप एवरीबडी नो द आंसर, ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आ जाते हैं। डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हम यूज करते हैं टू मेजर द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से अगर हमें ओजोन लेयर देखनी हो कि कितनी ओजोन लेयर है, उसको मेजर करना हो स्ट्रेटोस्फेयर से, तो हम क्या यूज करते हैं, ए स्पेक्ट्रोमीटर, बी फोटोमीटर, सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या डी स्पेक्ट्रो ओजोनोमीटर। सो व्हाट डू वी यूज, हम यूज करते हैं सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया जाता है डिवाइस। प्लीज रिमेंबर हम क्या डिवाइस यूज करते हैं अगर हमें ओजोन देखना हो कि ओजोन कितनी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया जाता है, राइट। चले नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी रेडिएशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सनबर्न एंड स्किन कैंसर। कौन कॉज करता है, ए यूवी ए, बी यूवी बी, सी यूवी सी या डी ऑल ऑफ द अबव। यूवी रेडिएशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो यूवी रेडिएशन है वो जो कौन सी यूवी रेडिएशन है जो रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे सनबर्न्स जो तुम्हें हो जाते हैं और स्किन कैंसर होते हैं, वो कौन सा है, ए बी और सी और सारे इन्वॉल्व है। सो योर करेक्ट आंसर इज यूवी बी जो है वो तुम्हारे सनबर्न और स्किन कैंसर कॉज करते हैं। समझ आई, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो मैलिग्नेंट मिलानोमा, जो स्किन कैंसर की हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, ब्लैक मोल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर का ये पहला जो है मैलिग्नेंट मिलानोमा का यूवी बी की वजह से होता है। यूवी ए क्या करता है, ये क्या करते हैं, सिर्फ तुम्हें टैनिंग कॉज करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ तुम्हें टैनिंग टेक प्लेस करती है। तो तुम्हारा अभी के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है बी यूवी बी। ठीक है, जो तुम्हारा बेसिकली अब ये जो 3 लेयर्स हैं इनका अपना एक एक फंक्शन है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। अब देखो, जो तुम्हारी यूवी ए होती है, ठीक है, ये सबसे नियरेस्ट होती है। ठीक है, जो यूवी ए होता है वो सबसे नियरेस्ट यूवी है टू योर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये जो है ये पेनिट्रेट करती है डीपर इनटू द स्किन्स।
ठीक है, ये तुम्हारी डीपर पार्ट ऑफ द स्किन्स में पेनिट्रेट करती है, ठीक है। अब मैं इसको साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अब डीपर पार्ट्स में जाती है तो ये क्या करती है, ये मेलानिन पिगमेंट को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से तुम्हें टैनिंग टेक प्लेस करती है। समझ आई है मेरी बात? ये डीपर पार्ट ऑफ द स्किन्स में पेनिट्रेट करती है। ये हो गया तुम्हारा UVA। नेक्स्ट, जो तुम्हारा UVB है ना, ये सिर्फ कांटेक्ट बनाता है तुम्हारे स्किन सरफेस के साथ। क्या बनाता है? कांटेक्ट बनाता है तुम्हारे स्किन सरफेस के साथ। सिर्फ तुम्हारी जो आउटर लेयर होती है ना स्किन की, उसके साथ बनाएगा, ये अंदर नहीं जाता। समझ रहे हो? तो ये जो है, ये तुम्हें कॉज करता है स्किन कैंसर और सनबर्न, राइट? समझ गए? चले नेक्स्ट। अब तुम्हारा तीसरा आ गया UVC जो होता है, ठीक है। ये जो होता है, ये मोस्टली जो होती है तुम्हारी जो एटमॉस्फेरिक जोन है, यही इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब तुम्हारे तक पहुंचती नहीं है। क्या होगा, इसको एटमॉस्फेरिक जोन ही एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये तुम्हारे तक पहुंचेगी नहीं UVC, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। समझ गए? तो अगर आ जाए कि स्किन कैंसर हो, वो किसकी वजह से होता है? दैट इज योर UVB। बी इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट। केटल फार्मिंग रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस। केटल फार्मिंग की वजह से क्या, कौन सी ग्रीन हाउस गैस टेक प्लेस करती है? A नाइट्रस ऑक्साइड, B कार्बन मोनोऑक्साइड, C मीथेन और D ऑल ऑफ द अबव, या तीनों होती हैं केटल फार्मिंग में। सो योर करेक्ट आंसर इज मीथेन। C इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या है, केटल फार्मिंग में रिजल्ट करता कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है? दैट इज योर मीथेन। C इज योर करेक्ट आंसर, राइट? So this was your session for today on on your ozone layer and greenhouse effect. I hope you got all your answers correct, and I hope you did your session well. So all the best, and we'll meet in your next lecture, and have a nice day. Thank you.